ठीक है, स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेट फंक्शंस एंड ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय नॉट स्टेटमेंट, ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं। आज से हमारा ग्रुप वाइज चालू हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे आज। तो पहले देखते हैं कि पहले एक कॉन्सेप्ट, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, मान लो कि आपके आपके आप किसी कंपनी में काम करते हो। ठीक है, और उस कंपनी में आपका अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, कोई भी कंपनी होगा उसमें डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, तो आईटी कंपनी है तो जरूर आईटी डिपार्टमेंट हर हर कंपनी में वैसे होता है। आईटी डिपार्टमेंट होगा, हमारा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, हमारा एक एचआर डिपार्टमेंट होगा, हमारा एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, है ना। इसी तरह से एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है। इसी तरह हमारा एक एडमिन डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब हम एक टेबल कंसिडर करते हैं, एक टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, कंपनी एंड एम्प्लॉय। कंपनी के अंदर कंपनी नाम का टेबल होगा, और सॉरी एम्प्लॉय नाम का टेबल है। उसमें हम लोग एक कंसिडर करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम। ठीक है, एक एक कंसिडर करते हैं कि वो किस डिपार्टमेंट आईडी का है और उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, ठीक है, तो मान लो कि एक एम्प्लॉय है 1। ठीक है, ये डिपार्टमेंट में काम करता है, आईटी कंपनी, आईटी डिपार्टमेंट। इसकी सैलरी है 1000। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉय है एम्प्लॉय आईडी 2, ये भी आईटी में काम करता है, इसकी सैलरी है 2000। ठीक है, तीसरा एम्प्लॉय है 3, ये फाइनेंस में काम करता है, इसकी सैलरी है 2000। 4, ये एचआर में काम करता है, इसकी सैलरी है हमारी 3000। ठीक है, 5, इसकी ये है सेल्स में काम करता है, इसकी सैलरी है हमारी 1000। ठीक है, छठा एम्प्लॉय जो है वो एडमिन है, इसकी सैलरी हमारी 4000, सॉरी इसकी सैलरी है 2000। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डिटेल। ठीक है, अब हमें एग्रीगेशन की जरूरत। एग्रीगेशन पहली बात क्या होता है? ठीक है, तो एग्रीगेशन जो होता है, एग्रीगेशन का जो बेसिक मीनिंग होता है, एग्रीगेशन का मीनिंग होता है टू कलेक्ट। ठीक है, कलेक्ट कलेक्ट सेम ऑब्जेक्ट, कलेक्शन बाय सेम ऑब्जेक्ट, कलेक्शन बाय सेम ऑब्जेक्ट। ये ठीक जैसे आप एरे पढ़ते हो ना, एरे एरे क्या होता है? सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप आप कलेक्ट करते हो, उसी तरह ये सेम ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? सेम ऑब्जेक्ट। तो क्या करेगा ये कलेक्शन? जैसे हमें चाहिए, अब ये कंपनी जो है, कंपनी का जो ऑनर है, कल उठ के आया और बोला कि भाई मुझे हर एक डिपार्टमेंट का कितना मुझे पे करना पड़ रहा है ये बताओ। ऑनर ही पे करेगा ना सारे एम्प्लॉय को, ऑनर ही पे करेगा ना सारे एम्प्लॉय को सैलरी। ठीक है, सैलरी ऑनर ही पे करेगा। तो ये जानना चाहता है कि भाई रिसेशन आया, छटनी करना है उसको, या कुछ करना है, या अपना रेवेन्यू निकालना है, या अपना एनालिसिस करना है। तो कल उठ के आया और ये जानना चाहता है कि किस डिपार्टमेंट से कितना ज़्यादा मुझे लगाना पड़ रहा है, अपना पे करना पड़ रहा है। मतलब आईटी डिपार्टमेंट को उसको कितना पैसा जा रहा है, फाइनेंस को कितना पैसा जा रहा है, एचआर को कितना पैसा जा रहा है, सेल्स को कितना पैसा जा रहा है, एडमिन को कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, ये अपना एनालिसिस करना चाहता है कि किस डिपार्टमेंट में मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बराबर, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो ये टेबल में जाके थोड़े ना सर्च करता रहेगा कि आईटी कंपनी है 1000, आईटी कंपनी है 2000, आईटी डिपार्टमेंट है 1000, एक आईटी डिपार्टमेंट 2000। ऐसे ये नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग ग्रुपिंग का यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, सारे एम्प्लॉय जो आईटी वाले हैं उन्हें एक जगह कलेक्ट करेगा। ठीक है,
पोर्टली बनाएगा, फिर ये डिपार्टमेंट से ये फाइनेंस वाले को एक जगह कलेक्ट करेगा, फिर ये एचआर वाले को एक जगह कलेक्ट करेगा, फिर ये सेल्स वाले को एक जगह कलेक्ट करेगा, फिर ये एडमिन वाले को, ठीक है। और तब जाकर इसका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो समझ गए, कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसमें कौन कौन एम्प्लॉय आएंगे बताते जाओ। आईटी वाले में वन और टू आएंगे, ठीक है। फाइनेंस वाले में बाकी सब में वैसे आता है। एचआर में 4 और 5 और ये 5 और 6, और ठीक है, ऐसे आएंगे, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर है ना। अब देखते हैं, इसने ग्रुपिंग तो कर दिया, लेकिन इसको चाहिए क्या, ठीक है। इसी को बोलते हैं, हमारा ग्रुपिंग को बोलते हैं एग्रीगेशन, ठीक है। ये एग्रीगेट कर दिया, ठीक है। तो अब एग्रीगेट तो कर दिया, लेकिन ये करेगा क्या। ये इसने एम्प्लॉय को एग्रीगेट कर दिया, लेकिन इसको चाहिए क्या, पर्पस क्या है इसका, चाहिए क्या। इसको चाहिए टोटल सैलरी, इसको चाहिए टोटल सैलरी, क्योंकि रेवेन्यू हमारा सैलरी से कलेक्ट होगा, ठीक है। इसको ऑनर को पता लगाना है कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इन्वेस्टमेंट इसको सैलरी से होगा ना, किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी आ रही है। तो इन दोनों की सैलरी ये मिलाकर क्या करेगा, क्या करेगा, अरे तो क्या करेगा, ग्रुप करेगा, नहीं ऐड नहीं करेगा। नहीं, मान लो कि है, तो कितना जा रहा है यहाँ से, आईटी डिपार्टमेंट से कितना जा रहा है टोटल 3000। 3000। तो ये क्या हुआ, 3000 क्या किया, ऐड किया दोनों को मिला के, हाँ, कंबाइन मतलब सबका वो। सम किया, हाँ समझ गया, वो ठीक तो है। बोला ऐड। हाँ, ऐड किया, सम किया, तो सम एक फंक्शन, ठीक है। तो ये सम अप्लाई किया, सम ऑफ 1 2, ठीक है। उसी तरह सम ऑफ 3, सम ऑफ 4, राइट, सम ऑफ 5 एंड सम ऑफ 6, ठीक है। इसको ही बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। विदाउट एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाई इज नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये दो चीज इंपॉर्टेंट चीज लिख दूं। ग्रुप बाई इज द एग्रीगेशन और कलेक्शन, ठीक है, और कलेक्शन, ठीक है। फॉर एवरी ग्रुप बाई फॉर एवरी ग्रुप बाई एन एग्रीगेट फंक्शन इज अ मस्ट, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन इज अ मस्ट, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस अब मैं बताता हूँ एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस आर सम, ठीक है, सम, मिन, मैक्स, ठीक है, एवरेज, मीन तो होगा, मीडियन भी हो सकता है, मीडियन देखना पड़ेगा, अभी मैं मीडियन देखता हूँ। मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसमें, बताओ, और कुछ दिख रहा है एग्रीगेट करने के। काउंट, एक काउंट भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ है, एक्सेट्रा डाल देता हूँ, ठीक है। आप बाकी भी होते होंगे तो मैं नहीं जानता, अभी इतने पर ही काम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या नीडेड है, यहाँ पर हमारा सम नीडेड, ठीक है, ठीक है। हाँ। अब ये है कि एग्रीगेट फंक्शन में हमें कॉलम का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अगर हम एग्रीगेट कर रहे हैं तो हम एग्रीगेट कर रहे हैं ना, तो हमें ये एम्प्लॉय आईडी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अब इसको विजुअलाइज करो कि हम एग्रीगेट कर रहे हैं तो 3000 हमें ले रहे हैं, इन सबको क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सम कर रहे हैं ना, तो हमें सम वैल्यू चाहिए ना। तो सम वैल्यू सिर्फ इन्हीं दो कॉलम पे मिल पाएगा, मतलब हमें जो डिस्प्ले होगा फाइनल आउटपुट वो होगा आईटी
3000। बस अब सोचो ना, तुम ही सोचो ना कि हम 1 और 2 को कैसे 3000 में डिस्प्ले करेंगे, 1 का सैलरी कैसे 3000 देंगे। ये होगा हमारा डिपार्टमेंट और ये हमारा होगा सैलरी, सम ऑफ सैलरी, है ना। ये बन जाएगा हमारा टोटल, ये हमारा बन जाएगा टोटल सम। ठीक है, तो टोटल में हम लोग थोड़े ना 1 2 डालते रहेंगे। समझे मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ये एग्रीगेट फंक्शन का भाग नहीं होगा। एग्रीगेट फंक्शन का क्या होगा भाग, ये ग्रुप कर रहे हो तो इसका नाम आ जाएगा, और इन दोनों को सम कर रहे हो तो ये यहाँ पर, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स में लिख के बता दे रहा हूँ। सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, पहले देते हैं हम डिपार्टमेंट। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है, और इस पर हर एक डिपार्टमेंट पर हमारा क्या चल रहा है, सम सैलरी। ठीक है, सम ऑफ सैलरी। ठीक है, अब एज टोटल दे दो, या बाद में देखेंगे इसको। फ्रॉम ईएमपी जो भी है। अब यहां देंगे ग्रुप बाई। अच्छा, अब हमें देखना है ग्रुप बाई क्या कर रहे हैं हम लोग। ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। हाँ, वेरी गुड। हम लोग पोटली ग्रुप किसका बाई बनाए थे, पोटली किसका बनाए थे, उसी का ग्रुप बाई करेंगे। सैलरी ठीक है, बस डिपार्टमेंट। सैलरी नहीं देंगे ना, सैलरी क्यों देंगे, सैलरी पर तो हम लोग एग्रीगेट लगा रहे हैं। देखो, ग्रुप बाई जो है हम लोग देंगे जिस पर, और सैलरी और एग्रीगेशन जिस पर करेंगे, ये ध्यान देना पड़ेगा। एग्रीगेशन किस पर कर रहे हो, एग्रीगेशन कर रहे हो हम सैलरी पर। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन किस पर लगा रहे हो, सैलरी पर। ठीक है, मतलब कि फंक्शन लगा रहे हो सैलरी पर, सम काउंट मिन मैक्स। काउंटेशन मतलब कंप्यूटेशन तुम किस पर कर रहे हो, कहने का मतलब कि कंप्यूटेशन किस पर कर रहे हो, तो कंप्यूटेशन विल बी द फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, कंप्यूटेशन किस पर कर रहे हो। ठीक है, वो तुम्हारा ग्रुप बाई में नहीं आता जेनरली, वो भी आता है लेकिन अभी मान के चलो कि नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया, है ना। वो नहीं आता है जनरली, तो उससे बचना चाहिए। तो अब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो आ जाएगा ग्रुप बाई में। तो तुम सैलरी पर कंप्यूटेशन कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हो। हमारा रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लिए है, डिपार्टमेंट वाइज तुम्हें सैलरी चाहिए। तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, कैलकुलेट डिपार्टमेंट वाइज रेवेन्यू फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, इतना ही बोलेगा। कैलकुलेट, इतना ही बोलेगा तुम्हें, कैलकुलेट डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, अरे यार थोड़ा बेकार ही है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज रेवेन्यू या टोटल फ्रॉम ईएम, बस इतना ही बोलेगा वो। और तो तुम्हें पकड़ लेना पड़ेगा ये। ठीक है, समझ में आया। हेलो, हाँ चलो तो इसको देख लेते हैं। लेफ्ट जॉइंट डीबी में एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाकर देख लेते हैं, टेबल्स में क्या क्या ईएमपी है भी। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी देखते हैं। ईएमपी 2 करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, ग्रुप बाई डेटाबेस बना लेते हैं।
EMP ID हो गया, BPT varchar हो गया, और सेल, ठीक है। इंसर्ट इनटू, ठीक है। EMP वैल्यूज पहला क्या था, 1 IT 1000, तो 1 IT और एक 1000, ठीक है। 5 है ना, IT फाइनेंस, IT फाइनेंस, HR सेल्स एडमिन, HR सेल्स तक ही रहने देते हैं। एक और एडमिन छोड़ देते हैं, एक और इसमें सेल्स का एक और एंट्री कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 3000 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको एंट्री मार के देखते हैं। ओहो, ठीक है, इसको एंट्री मार लिया हमने। ओके, अब इसको एक काम करते हैं, अब हम सेम क्वेरी जो है वो अप्लाई करते हैं इस पर, ठीक है। तो क्वेरी में देखो क्या होगा, सेलेक्ट, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, और नीचे आएगा हमारा ग्रुप बाई, ठीक है। सेलेक्ट में क्या आएगा, सेलेक्ट में हमारा क्या आएगा, हमें चाहिए डिपार्टमेंट, ठीक है, और चाहिए हमें सम ऑफ सैलरी, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटेशन कॉलम है, सम ऑफ सैलरी, और डिपार्टमेंट जो है हमारा क्या है, पोटली है, ठीक है। पोटली मतलब एग्रीगेटेड कॉलम, ठीक है। ये सॉरी, ये हमारा है एग्रीगेटेड कॉलम, और ये हमारा है ग्रुप बाई कॉलम, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा एस टोटल कर लो, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट करो, तो हमारा ये आ जाएगा। तो HR देखो, सेल्स जो है वो 4000 है, ठीक है। सेल्स हमारा 3000 और एक 4000, ठीक है। सेल्स जो हमारा 4000 हो गया, और IT जो हमारा 2000 है, बाकी सारे 1000, ठीक है। अब ऑर्डर बाई लगाना है तो ग्रुप बाई के बाद ही आएगा, ऑर्डर बाई तो हमेशा लास्ट में ही आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारा है ग्रुप बाई, ठीक है। तो ये समझ में आया कि क्या है। अब इसी पर जैसे सम है, अब मुझे मिनिमम सैलरी चाहिए इसमें, तो मिन लगा दो, ठीक है। मिनिमम सैलरी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट का, तो ये देख रहे हो, देख रहे हो। अब हमें मैक्स चाहिए हर डिपार्टमेंट का, तो मैक्स कर दो। ये डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी दे देगा, देखो जैसे सेल्स का 3000 मैक्सिमम है, ये देख रहे हो। इन दोनों में देख रहे हो, इन दोनों में 3000, ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा मेथड होता है, अगर हमारे पास डुप्लीकेट रो नहीं है तो हम मैक्सिमम सैलरी या मिनिमम सैलरी जो है इससे डायरेक्ट ग्रुप बाई से ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपको इंटरव्यू में कि डायरेक्ट ग्रुप बाई के थ्रू मुझे मैक्सिमम सैलरी निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो हम ग्रुप बाई से डायरेक्ट ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट मैक्स सैलरी ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ये भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब इसी तरह हम एवरेज सैलरी को हमें पूछे तो एवरेज सैलरी भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये एवरेज सैलरी है। अब देखो जैसे सेल्स का एवरेज सैलरी 3000 प्लस 1000 कितना हो गया, 4000, और एवरेज कितना होता है, 2 है, तो 4000 अपन 2 बराबर 2000 आ गया, ठीक है।
उसी तरह IT का 1000 प्लस 1000 2000 और ये 2 हैं तो इसलिए 1000 2000 अपन 2 बराबर 1000 तो ये 1000 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह एक बार देखते हैं मीडियन MED नहीं आता, MED नहीं है, मीडियन मीडियन नहीं आता भाई, STD देव स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, सेल्स का 1000 है, चूंकि कम डेटा पॉइंट्स हैं इसलिए इसलिए इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कम। वैसे मीडियन में होना चाहिए यार, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बाकी, मीडियन हटा दो। मोड देखते हैं, मोड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं आता, तो मीडियन और मोड मैं हटा दे रहा हूँ, पता नहीं इसका कुछ अलग होता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। अच्छा, अब मुझे काउंट करना है, ठीक है, ठीक है, काउंट करना है, मुझे काउंट चाहिए सैलरी का, हर एक सैलरी का, ठीक है, मुझे काउंट चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने कितने बंदों को सैलरी असाइंड है। ठीक है, तो इसमें अरे यार टोटली रन, ठीक है, तो देखो सेल्स का दो पर्सन है, IT का 2 पर्सन है, HR का 1 पर्सन है, फाइनेंस का 1 पर्सन है, ये देखो IT का 2 पर्सन है ना, सेल्स का 2 पर्सन है, HR का 1 पर्सन है, फाइनेंस का 1 पर्सन। तो ये जो मैंने बताया ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला इंडस्ट्री में और प्लस इंटरव्यू में, ये समझ लो कि ये अच्छे से सीख गए आप, ये अच्छे से सीख गए ग्रुप बाई, तो समझ लो कि सीक्वल पर विजय हासिल होगी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वल। ठीक है, इसके बिना सीक्वल नहीं है। ज्वाइन, ग्रुप बाई और एनालिटिकल फंक्शन, ये 3 ऐसे चीजें हैं जिनके बिना सीक्वल जिंदा नहीं रह सकता इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप नहीं समझ में आ रहा हो मुझे बताओ, मैं उसी समय उसको रिफाइंड करके दूसरी तरीके से समझाऊंगा। नहीं अभी तो ठीक है, अभी ठीक है ना, मतलब कि करते टाइम तो है ना, तो ये समझ में आया कि कैसे किस पर एग्रीगेट करना है, समझ में आया ना कि एग्रीगेटेड जो कॉलम क्या लोग होता है, और हमारा कलेक्ट और हमारा जो कंप्यूटेड कॉलम क्या होता है। कंप्यूटेड कॉलम जिस पे ग्रुप बाई लगाना है, हाँ, और जो जिस पर ग्रुप बाय नहीं, नहीं कंप्यूटेड कंप्यूट कॉलम तो वो सैलरी यानी कि जिस पर जिसका एग्रीगेट वैल्यू फंक्शन निकालना लगाएंगे, वैल्यू जो फंक्शन कंप्यूटेड लगाएगा। कॉलम वो है जिस पर एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे, और एग्रीगेटेड कॉलम क्या होगा, एग्रीगेटेड कॉलम जिस, एग्रीगेटेड जिसको कॉलम होगा जिस पर हम लोग ग्रुप जिसको बाय लगाएंगे। ठीक ग्रुप है, बाई लगाया। ठीक है, ठीक समझ गए ना। ठीक। अच्छा, अगर यहाँ देखते हैं ग्रुप बाय सैलरी लगा के, ठीक है, अब देखो क्या होता है, ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमने IT डिपार्टमेंट में जैसे ग्रुप बाई हमने सैलरी किया, ठीक है, तो ग्रुप बाई सैलरी देखो, अब ये ऐसा केस है जो जहां हमारा कंप्यूटेड कॉलम और एग्रीगेटेड कॉलम दोनों एक ही है। ठीक है, हम चाहते हैं मेरा ये, सैलरी में 5 का थे, सैलरी में 2 ही तो थे। नहीं मैं बता रहा हूँ वो क्या है, मैं बता रहा हूँ वो क्या है, अभी अभी क्लियर हो जाएगा, वो 5 वो सही दे रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या है, वही तो मैं समझा रहा हूँ। इसको मैं आज इतना ही बताऊंगा, इसको मैं कल फिर समझाऊंगा, क्योंकि ये टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे, ग्रुप बाई बहुत टेढ़ी चीज है, 2-3 दिन लगता है। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। हम मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे वर्ल्ड वाइज, ठीक है, मुझे वर्ल्ड वाइज सैलरी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मुझे वर्ल्ड वाइज वर्ड सैलरी वाइज चाहिए, वर्ल्ड वाइज। ठीक है, मैंने यहाँ सैलरी ही लिख दिया, सैलरी ही लिख दिया, और वो ये गलत दे रहा है, ये डिपार्टमेंट नहीं होगा यहाँ। ठीक है, मुझे सैलरी कॉलम चाहिए, यानी एग्रीगेटेड कॉलम और कंप्यूटेड कॉलम दोनों एक ही हैं। मुझे चाहिए कि मैं 1000 कितने लोगों को दे रहा हूँ,
मैं 1000 रुपए कितने लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, मैं 3000 रुपए कितने लोगों को दे रहा हूँ, मुझे ये गिनना है। रिक्वायरमेंट सुनो फिर से रिक्वायरमेंट सुनो। जो समझ गया, मैं समझ गया। पहला था मेरा जो कि भी मैं डिपार्टमेंट समझ वाइज, गया, सैलरी के अलग अलग एक तरह से मान लो, और एक तरह से ब्लॉक हो गए, 1000 का, एक 2000 का, तो ये बताएगा कि 1000 वाले कितने हैं, 2000 वाले कितने हैं ना। हाँ हाँ, देखो पहला क्या था, कैलकुलेट डिपार्टमेंट लेकिन वाइज हमने लेकिन हमने यहाँ पे कोई नंबर तो दिया नहीं है, ये कैसे सैलरी, 5 दे रहा है, 1000 कैसे मान के चल रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी। पहला क्वेश्चन क्या था, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, ठीक है। ये था क्वेश्चन 2, डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी। मैक्स सैलरी ये क्या था, काउंट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, काउंट सैलरी, ठीक है, काउंट सैलरीज, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन तो समझ में आया ना, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। अब मुझे सेलेक्ट करना है क्वेश्चन 4 जो हमारा है, वो है थोड़ा पलट गया। हमें क्या करना है, कैलकुलेट सैलरी वाइज काउंट, सैलरी वाइज काउंट मतलब मुझे किस सैलरी का कितना काउंट है वो पता करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो कंप्यूटेड कॉलम है वही मैंने एग्रीगेटेड कॉलम उसको बना दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये देखो 1000 जो है वो 5 बार आया है और 3000 जो है वो 1 बार आया है। चलो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 3000 हमारा 1 बार है, मतलब हमारा जो ठीक है है। आउटपुट सही। समझ में आया ये बात, हाँ ठीक है, ये ठीक क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये चीज बड़ी छोटी छोटी है लेकिन बहुत जबरदस्त है ये चीजें, ठीक है। ये चीजें प्रैक्टिस पर आ जाती हैं, ठीक है, एक बार में हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन प्रैक्टिस पर ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। मैं क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस को आप बनाओगे। ये 2 कॉन्सेप्ट आप आज पढ़ो, मैं ज्यादा नहीं दूंगा। मल्टीपल ग्रुप बाई कल बताऊंगा, हैविंग कल बताऊंगा, मल्टीपल ग्रुप ये लेटर ऑन, हैविंग मल्टीपल ग्रुप बाई, नहीं ग्रुप बाई मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया ये क्या है। तो आज हमने देखा एग्रीगेट फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन क्या है, सम मिन मैक्स एवरेज काउंट। ये स्टैंडर्ड डिविएशन तो साइड में रख दो उसको, ठीक है, इसको साइड में रख दो। मेन ये 5 है, ये 5 याद रखना, मेन सम मिन मैक्स एवरेज काउंट, ठीक है, ठीक है। ये एग्रीगेट फंक्शन है। और कलेक्शन, तो हमने 2 मेथड देखे, 2 मेथड्स देखे। पहला क्या मेथड देखे, व्हेन, 2 मेथड्स, 2 मेथड्स हमने क्या देखे, 2 मेथड देखे। पहला व्हेन एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट कॉलम is different from aggregate computed columns, computed column and aggregated column are different, ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा, computed column and aggregated column both are same, ठीक है।
दूसरा हमने देखा कंप्यूटेड कॉलम एंड एग्रीगेटेड कॉलम बोथ आर सेम। अब ये आपको पकड़ना है कि एग्जाम, ठीक है, ठीक है, ये सेम, ठीक है, ये डिफरेंट वाला है। ठीक है, समझ में आया ना? मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर रहे, आप लोग फिर कभी भी देखें तो आप लोगों का क्लियर रहे। ठीक है, तो दो तरीके हमने बताया, बाकी बाकी तरीका तो हम लोग बाकी देखते रहेंगे कि कैसे कैसे तरीका अपनाना है हम लोगों को। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अब कल देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 आपका इसमें ही हो गया। ठीक है, अब बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया ग्रुप भाई? ठीक है, ग्रुप भाई ओके, थोड़ा सा हडूप भी देख लेते हैं। एसडीएफएस से देखना है। ठीक है, ठीक है, तो हम हमने कल डिस्कस क्या किया था? हमने कल डिस्कस किया था हडूप डेमोन्स के बारे में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हडूप डेमोन्स के बारे में। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि हडूप के 5 डेमोन्स होते हैं, 5 डेमोन्स। डेमोन्स मतलब प्रोसेसेस जो बैकग्राउंड में रन करते हैं। ठीक है, जब भी हडूप स्टार्ट करते हैं हम लोग, जब भी हडूप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमने मशीन हडूप को स्टार्ट किया, हडूप क्लस्टर को स्टार्ट किया, तो हमें 5 डेमोन्स होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से डेमोन्स होते हैं? चलो आगे पार्ट, पीछे से पार्ट होते हैं। नेम नोड, ठीक है, सेकेंडरी नेम नोड, एसएनएन शॉर्टकट में लिखता हूँ। थर्ड क्या होता है? जॉब ट्रैकर। चौथा होता है डेटा नोड, और पांचवा होता है टास्क ट्रैकर। ठीक है, ये सारे मैं हडूप 1 में के लिए बोल रहा हूँ, हडूप 1.0 के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें से मैंने बताया था कि जो ऊपर के 3 होते हैं, यानी कि नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड और जॉब ट्रैकर, ये कहलाते हैं हमारे मास्टर डेमोन। मास्टर डेमोन, ठीक है, और ये जो होते हैं, क्योंकि हडूप मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर फॉलो करता है, तो ये जो होता है वो हमारा होता है स्लेव डेमो। ठीक है, ये हमारा होता है स्लेव डेमो। ठीक है, ठीक है, ये हडूप का के डेमोस है। जब भी हम कमांड टाइप करते हैं स्टार्ट ऑल डॉट एस एच, जब भी हडूप को स्टार्ट करने के लिए यही कमांड होता है, स्टार्ट ऑल डॉट एस एच। अगर इंडिविजुअल डेमो स्टार्ट करने हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट नेम नोड डॉट एस एच। शेल स्क्रिप्ट के फॉर्म में होता है। अगर इंडिविजुअल स्टार्ट करने हैं, अगर एक साथ स्टार्ट करने हैं तो स्टार्ट ऑल डॉट एस एच।
ठीक है। प्रोसेस देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं JPS कमांड, जावा प्रोसेस। ठीक है, इससे हमारा सारे कमांड विजिबल हो जाएंगे। ये जब मैं हडूप कमांड बताऊंगा तो ये और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे हडूप डिजाइन, गोल्स, है ना, और रीड और राइट प्रोसेस के बारे में, और ट्यूनिंग पैरामीटर क्या है, इस सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। एक दो लेक्चर और होगा, एक दो लेक्चर के बाद हम लोग मैप रिड्यूस का देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ हडूप पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 मिनट का क्लास मैं ले रहा हूँ, 10-15 मिनट, उसके बाद हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हडूप के लिए हमें हडूप क्या करता है, हडूप मैंने बताया था क्या करता है। हडूप जो है वो स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है फॉर बिग डेटा। ठीक है, स्टोरेज में क्या आता है हमारा, स्टोरेज के लिए क्या आता है, स्टोरेज के लिए SDFS, स्टोरेज के लिए SDFS आता है, और प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग के लिए MapReduce। मैप आता है। ठीक है, तो हमारा जो हडूप है वो है स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। स्टोरेज के लिए हमारा आया स्टोरेज प्लस प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए क्योंकि ये एक नोड पे नहीं होता है, काफी मल्टीपल नोड्स पे रहता है। ठीक है, स्टोरेज मतलब हमारा डेटा स्टोर करने के लिए हमें कमोडिटी हार्डवेयर मिलते हैं। ठीक है, मतलब सस्ती मशीन है। और 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 प्रोसेसिंग के लिए हम मैप रेड्यूस में यूज करते हैं, पैरेडिक, जो कि हमें बताता है कि मूव कंप्यूटेशन नॉट डेटा, मतलब कि कंप्यूटेशन को मूव करना है हमें, डेटा को नहीं। ठीक है, और कल जो था वो एक सवाल पूछा था। ठीक है, एक बार फिर से वो रिवीजन कर लेते हैं। हमने सवाल पूछा था, कल तुमने सवाल पूछा था कि एक कमांड है जैसे SDFS DFS -put, मतलब कि हम एक फाइल को रख रहे हैं। ठीक है, कहाँ रख रहे हैं, तो हडूप पे रख रहे हैं। ठीक है, abc.txt। ठीक है, तो ये हमारा जैसे है नेम नोड। ठीक है, इसके में हमारे पास है 3 डेटा नोड। ठीक है, ये एक डेटा नोड है, ये एक डेटा नोड है, और ये एक डेटा नोड है। ठीक है, अब जो है, अभी मैं सेकेंडरी नेम नोड पर नहीं जा रहा, वो तो एक बैकअप है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने ये कमांड चलाया। अब हमारे कमांड में जो हमारी फाइल है, हम लोग राइट कर रहे हैं फाइल को। ठीक है, तो राइट कर रहे हैं, तो ये हमारी जैसे 100 MB की फाइल है, तो 100 MB हडूप 1 में कितने पर टूटेगा, हडूप 1 कितने ब्लॉक्स का होता है, पार्टीशन। ये क्या करेगा, हाँ, ये क्या करेगा कि फाइल को ब्लॉक्स में तोड़ देगा। ब्लॉक्स कैसे डिसाइड होगा, तो फाइल साइज अपॉन 64 MB फॉर हडूप 1। हडूप 2 के लिए ये 128 MB होता है। ठीक है, लेकिन अभी देखेंगे हम लोग 64 MB, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि एक ब्लॉक जो है वो 64 MB का होगा, दूसरा ब्लॉक हमारा जो है वो 36 MB का होगा। ठीक है, तो ये मान लिया A, और ये मान लिया हमने B। अब चूंकि हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वो होता है 3, मतलब कि हमें डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ये मैंने कल बताया था कि जैसे हमने क्या किया, एक पेज है, पेज को 2 हिस्सों में हमने बांट लिया। ठीक है, एक है हमारा 64 MB का, दूसरा है हमारा 36 MB का, और इन सब को अलग अलग फोटो स्टेट मशीन में हमने डाल दिया। ठीक है, फोटो स्टेट मशीन में हमने डाल दिया। अब क्या होगा, इसके 3 रेप्लिकेशन फैक्टर होंगे हर एक का, तो कितना हो गया, 64 के 3 होंगे और 36 के 3 होंगे, मतलब कितने हो गए हमारे पेजेस टोटल कितने हो गए, 6। हेलो, हाँ, हमारे 3 पेजेस होंगे, कितने हो गए, 6। है ना, ऊपर वाले के 3, नीचे वाले के 3। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन उठा था, तुमने ही क्वेश्चन पूछा था कि कैसे सेव होता है, पहले ये तो जान लें। पहले मान लो कि A यहाँ सेव हो गया, B यहाँ सेव हो गया, फिर A यहाँ सेव हो गया, फिर हमारा B यहाँ सेव हो गया, फिर हमारा मान लो कि A यहाँ सेव हो गया,
बी यहाँ से हो गया, देखो तो 3 3 हो गया ना, है ना। ठीक है, अब तुमने पूछा था कि मान लो कि इन केस ये फेल कर जाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है, नेम नोड क्या करता है, नेम नोड एक मेटा डेटा डिक्शनरी मेंटेन करता है। ठीक है, क्या करता है, मेटा डेटा डिक्शनरी, मतलब उसको पता है कि कौन सा ब्लॉक किस एड्रेस पर सेव है। मान लो कि ये 64 MB का एक ब्लॉक है, ठीक है, तो वो किस किस एड्रेस पे सेव, मान लो कि ये 001, ये 002 और ये 003, तो इसको पता है कि ये 001 कॉमा 002 कॉमा 003 ये 3 ब्लॉक्स पर इसका वो सेव। ठीक है, ठीक है ना, ये नेम नोड को पता है। तो हमने जब कमांड इसको भेजा तो नेम नोड कुछ नहीं करेगा फिजिकली, नेम नोड रीडायरेक्ट कर देगा कि जाओ यहाँ 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 सेव कर दो। ठीक है, यहाँ 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 सेव कर दो। ठीक है, अब इन केस ये क्रैश कर गया तो नेम नोड को कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा नेम नोड को, तो डेटा नोड जो होता है, ठीक है, वो हर 3 सेकंड पे हार्ट बीट सिग्नल भेजता है, हार्ट बीट सिग्नल भेजता है हर 3 सेकंड। ठीक है, अब ये मान लो कि क्रैश कर गया या फिर कोई कोई सर्वर बंद हो गया तो ये 3 सेकंड बाद नहीं भेजेगा इसको सिग्नल। ठीक है, नहीं भेजेगा, तो ये इसको समझेगा नेम नोड कि ये डेड हो गया है। ठीक है, इसको डेड डिक्लेयर कर देगा, आइडल, डेड नहीं आइडल डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, तो क्या करेगा नेम नोड तब तक, अब हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 3 है। ठीक है, हमें 3 तो चाहिए, क्लाइंट को तो 3 चाहिए, डजेंट मैटर तुम्हारा कौन सा सर्वर ब्लास्ट करता है या कुछ होता है। तो ये क्या करेगा, ये बाकी डेटा नोड को बोलेगा कि उससे कांटेक्ट करो और उसका कॉपी ले लो। ठीक है, बाकी बाकी जगह देखेगा कि बाकी जगह कितने कॉपीज हैं, और ये क्या करेगा कि यहाँ जो एक ए है और एक बी है, तो नेम नोड क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन भेज देगा डेटा नोड को कि जहां जहां अवेलेबल है एक एक कॉपी और सेव कर लो। तो इसका एक ए यहाँ सेव हो गया, एक बी यहाँ से, या फिर कोई और मशीन होगा तो वहां सेव कर देगा। ठीक है, अब मान लो कि, ठीक है, ये समझ में आया, बताना अगर समझ में आया। हाँ हाँ। ठीक है, अब मान लो कि, अब मान लो कि ये फिर से आधे घंटे बाद ये जो सर्वर है वो फिर से अलाइव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, यहाँ से डेटा अब जा चुका है। ठीक है, अब नेम नोड इसको दूसरे दूसरे काम में लगा लेगा। ठीक है, दूसरे काम में लगा लेगा, अब नेम नोड पर डिपेंड करता है कि ये वापस रखेगा या नहीं रखेगा। किस कंडीशन में आइडल होता होगा ये? अरे कुछ भी कंडीशन हो सकता है, मान लो कि सर्वर बैठ गया, पावर कट हो गया, पावर कट हो गया, है ना, सर्वर ही बैठ गया, या फिर कोई भूकंप आ गया, बारिश ज्यादा होने लगी, पानी घुस गया, एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, है ना, या फिर बैंडविड्थ का कोई प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हडूप में हाई बैंडविड्थ चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया ना, तो ये कॉन्सेप्ट कल का मिसिंग था। ठीक है, तो हाई हाई बैंडविड्थ चाहिए हडूप में। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये कुछ नहीं है, ये हडूप जो है वो अपाचे का एक प्रोजेक्ट है जो कि ओपन सोर्स। ठीक है, ठीक है, ओपन सोर्स, ये याहू इसमें 80% कंट्रीब्यूशन रखता है डेवलपमेंट का इसके। ठीक है, और हाइव जो है इसमें कंपोनेंट, हडूप का कंपोनेंट हाइव जो है वो फेसबुक का है। ठीक है, ठीक, जू कीपर, चुकवा, ये सब याहू के हैं, एवरो क्लाउडेरा का है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो
ये देखते हैं। प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स में एसडीएफएस हमारा क्या है, स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। मैप रिड्यूस क्या है, हमारा कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क है, मतलब प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। एचबेस हमारा कॉलम ओरिएंटेड टेबल सर्विस है। ये कॉलम ओरिएंटेड क्या होता है हमारा, ये तो डीबीएमएस टाइप के हो गए ना। हाँ जैसे जैसे हमारा रो कॉलम, डीबीएमएस हमारा रो कॉलम है, ठीक है। रो बेस्ड रिकॉर्ड सेव करता है, ये ठीक है। कॉलम और ओरिएंटेड। ये कॉलम ओरिएंटेड है, डीबीएमएस हमारा रो बेस्ड रिकॉर्ड सेव करता है, एक रो को एक बार में सेव करता है। ये इसका कोई कॉलम फायदा है वाइज कॉलम ओरिएंटेड? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। अगर हमको मिलियन ऑफ रिकॉर्ड है और हमें सिर्फ 2 कॉलम से मतलब है, जैसे मान लो कि बताता हूँ, ये देखो, जैसे मान लो कि हमारा कोई टेबल है ईएमटी, इसमें आईडी है, नेम है, एड्रेस है, सिटी है, आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, आधार कार्ड नंबर है ना? और ये पैन कार्ड नंबर है, अकाउंट नेम है ना, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और ये इसमें कम करीब रिकॉर्ड है 1 टेराबाइट, ठीक है, 1 टेराबाइट रिकॉर्ड। तो आरडीबीएमएस कैसे स्कैन करेगा, मान लो कि हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्ट, ठीक है। अगर हमने मारा सेलेक्ट, अरे यार क्या दिक्कत है, सेलेक्ट आईडी सिटी फ्रॉम ईएमपी, मतलब कि मुझे अगर 2 कॉलम का भी डिटेल चाहिए ना, तो भी ये स्कैन ऐसे करेगा, ठीक है, ऐसे करेगा, ठीक है, मतलब रो वाइज, आरडीबीएमएस रो वाइज स्कैन करता है, ठीक है। आरडीबीएमएस जो होता है रो बेस्ड अप्रोच होता है, रो बेस्ड अप्रोच, मतलब कि ये पूरा स्कैन करेगा, पूरा स्कैन, तुम चाहे 2 कॉलम का डेटा ले, 2 कॉलम का डेटा लो, चाहे 4 कॉलम का डेटा लो, या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मारो, ये उठाएगा, ये स्कैन ऐसे इस बेसिस पे करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी ए टू जेड एंड तक जाएगा, स्कैनिंग इसका पूरा वैसे ही होता है। कॉलम वाइज इसके ठीक विपरीत होता है। कॉलम वाइज क्या करता है, कॉलम वाइज में हम अगर आईडी और सिटी चाहिए, ठीक है, तो क्या करेगा, सिमिलर डेटा टाइप को एक जगह सेव कर देगा, जैसे सिटी है और एड्रेस है, ये एक जैसा है, ठीक है, ये एक जैसा है, इसको उठाया और ये इसको अलग जगह सेव कर दिया, ठीक है। और इसको कैसे सेव किया, तो वो भी मैं बताता हूँ। अरे यार आई एम सॉरी यार, ठीक है, ये सेव किया एम्प्लॉय एड्रेस कॉमा सिटी। अब नंबर 1 एम्प्लॉय का है, ये एक टेबल में सेव कर दिया अलग, ठीक है, ये अलग टेबल में सेव कर दिया। अब इसका एड्रेस ए है, सिटी बी है ना, समथिंग ऐसे। फिर अब मान लो कि जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड है, ठीक है, पैन कार्ड और आधार कार्ड है, ये एक जैसा दिख रहा है, तो इसको क्या किया, उठाया और एम्प्लॉय आधार कार्ड पैन कार्ड ये एक जगह सेव कर लिया, ठीक है। ये पहला एम्प्लॉय का आधार कार्ड है, जैसे मान लो कि XYZ, पैन कार्ड है PAKN, ठीक है। अब क्या किया, ये इसी तरह आईडी हो गया, नेम हो गया, ये एक जैसा दिख रहा है, इसको एक जगह उठा लिया, ठीक है, ईएमपी आईडी और नेम। अब यहाँ भी आईडी जो है, मान लो कि जैसे 1 है, तो यहाँ हो गया 1 और राकेश, ऐसे कर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि एम्प्लॉय को इसने बना दिया की, क्या बना दिया की, और एड्रेस सिटी मिलके बन गया वैल्यू, क्या बन गया वैल्यू, यहाँ पर हो गया की, यहाँ हो गया वैल्यू, यहाँ हो गया की, यहाँ हो गया वैल्यू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो। हाँ। अब क्या किया, इसमें लोड कम पड़ा ना, अब मुझे सेलेक्ट आईडी नेम सिटी वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इस टेबल में जाएगा, और इसको स्कैन करके इसको उठा के तुम्हें आउटपुट दे देगा, ठीक है, समझे।
ये कॉलम मतलब कि कॉलम फैमिली को ये करता है। एक जैसा दो दो चीज जो है ना, वो एक जैसा तुम्हारा एक जैसे एट्रीब्यूट को ये एक साथ सेव करता है। जैसे तुम्हारा एड्रेस और सिटी एक जैसा एट्रीब्यूट है, एड्रेस और सिटी एक ही जैसा एट्रीब्यूट है ना, जगह का नाम है, लोकेशन है मतलब, इसको एक जगह सेव कर लिया। ठीक है। और मान लो कि आधार कार्ड पैन कार्ड ये तुम्हारा आइडेंटिटी है, इसको एक जगह सेव कर लिया। ठीक है। आईडी नेम है, ये तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, ये तुम्हारा एट्रीब्यूट्स है, जो भी है, जो भी है ना, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है, ये तुम्हारा एक जगह रख लिया। तो इससे क्या हुआ कि तुम्हारा सर्चिंग और बेटर मैनेजमेंट ऑफ डेटा है, इसमें तुम कितने भी टेराबाइट पेटाबाइट सब सेव कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो, समझ में आया? एक सेकंड रुकना बस। तो ये कॉलम ओरिएंटेड समझ में आया कि क्या है? एक जैसा एट्रीब्यूट को एक जगह किसी रीजन सर्वर में सेव करना। ठीक है। मान लो कि ये जैसे इंडिया में सेव हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया में सेव हो गया, मतलब कि एक ही टेबल को तोड़कर अलग अलग जगह सेव कर दिए कॉमन एट्रीब्यूट्स के। तो हमें जैसे मान लो कि एड्रेस और सिटी चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट जाकर इस वाले रीजन सर्वर से उठा लेंगे। अगर हमें पैन कार्ड आधार कार्ड डिटेल चाहिए, तो हम लोग इस वाले सर्वर में से उठा लेंगे। कहने का मतलब ये एनालिटिक्स का ये स्पेशल एट्रीब्यूट्स, क्या तुम्हें क्या काम है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमें चाहिए किसी बैंक डिटेल से काम, ठीक है, बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल क्या करेगा, अकाउंट नंबर खोजेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड खोजेगा, है ना। एड्रेस सिटी से उसको क्या ही मतलब है अभी, है ना। वेरिफिकेशन अगर करना है, अगर कोई वेरिफिकेशन टीम है, तो वो तुम्हारा एड्रेस और सिटी खोजेगा। ठीक है। तो उसको इस कॉलम फैमिली को पकड़ा देंगे। ये चीज आरडीबीएमएस में बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो रो वाइज स्कैन करता और ये कॉलम वाइज स्कैन करता है, तो की वैल्यू पेयरिंग होता है इसमें। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है। पिग जो है वो डेटा फ्लो लैंग्वेज है, पैरेलल एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क। आजकल पिग यूज नहीं होता है, आजकल स्पार्क यूज होता है। ठीक है। तो पिग और स्पार्क एक ही जैसा चीज है। हाइव जो है वो डेटा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है, DWH। ठीक है, DWH डेटा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि डेटा को हमें मेनली वेयर हाउसिंग के लिए यूज होता है। और और सीक्वल अप्रोच, हाइव इज अ सीक्वल अप्रोच। जू कीपर जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, सर्विस कोऑर्डिनेशन का काम करता है। क्लस्टर पे किस चीज की रिक्वायरमेंट किसके साथ है, वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, जू कीपर उसको बोलते हैं। ठीक है। चुकवा आई डोंट नो। एवरो जो है वो सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। ठीक है। और अब हम जानते हैं कि एसडीएफएस का डिजाइन स्टेटमेंट, एसडीएफएस कैसे यूज करता है। एक तो ये स्केलेबल है, मतलब स्केलेबल का क्या मतलब हुआ कि हम कितने भी मशीन जोड़ सकते हैं। ठीक है। मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि कोई अगर एसडीएफएस में डेटा नोड है या नेम नोड भी है। ठीक है। हेलो। हाँ। ठीक है, मान लो कि डेटा नोड है, नेम नोड है, तो हम चाहें तो नेम नोड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। वैसे हडूप 1 में ये फैसिलिटी नहीं था नेम नोड ऐड करने का, ये हडूप 2.0 से चालू हुआ। ठीक है। उसको बोलते हैं हडूप फेडरेशन, उसको बोलते हैं हडूप फेडरेशन, फेडरेशन ये 2.0 से चालू हुआ है। ठीक है। तो कहने का मतलब हम कितने भी मशीन्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ मशीन। तो यही है स्केलेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद है लोकल डिस्क ऑन सेवरल नोड्स, है ना। वही वही बोल रहा है कि डेटा को हम लोग कई जगह लोकल डिस्क पर सेव कर सकते हैं।
और तीसरा है लो कॉस्ट कमोडिटी हार्डवेयर, यानी कि जो हमारा हार्डवेयर होता है वो बहुत कम कॉस्ट का होता है डेटा नोड के लिए, लेकिन ठीक है, डेटा नोड, ठीक है। अब इसका डिजाइन गोल क्या है? तो डिजाइन गोल है कि कि हम लोग का ऐसा होना चाहिए जो कि हमारा फेलियर हैंडल हो सके, मतलब कि डेटा नोड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी हार्डवेयर का रखें, है ना, और एप्लीकेशन फैक्टर हम लोग को ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, और ऐसा HDFS का गोल ये है कि लार्ज डेटा सेट को हमें हैंडल करता है, ठीक है, और हमें 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 फेलियर फेलियर से बचाता है, डेटा फेलियर से, डेटा लॉस से बचाता है ना। और ये किसी भी सॉफ्टवेयर पे पोर्टेबल है, हेट्रोजीनियस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। वैसे तो ये लिनक्स अलाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन एनी क्लाउड और ऑन एनी ऑन प्रेमाइसेस सर्वर, ठीक है। अच्छा, तो एसडीएफएस को करने के लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स टेक्निक्स इसके डिजाइन गोल्स के साथ क्या क्या टेक्निक करना पड़ता है हमें? तो एक डेटा लेयर रेप्लिकेशन फैक्टर सेट करना पड़ता है हमें, ठीक है, ठीक है। तो और राइट वंस देन रीड मेनी टाइम्स, मतलब कि ऐसा कुछ टेक्निक हो हमारा जिसमें हमारा एक बार बस राइट हो और रीड कितने बार, ठीक है। आइडिया इज टू राइट वंस एंड देन रीड मेनी टाइम्स, मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग लिखते जाएं। इसमें इसमें वो ओवरराइट का संभावना कम ही होता है, क्योंकि ये चीज़ों को रेप्लिकेट भी करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बार हम लोग लिखेंगे उतना ज़्यादा बार ये रेप्लिकेट करेगा। मान लो कि कोई फाइल को हमने गलती से कॉपी किया, एसडीएफएस पे एक 100 MB की फाइल है, ठीक है, वो हमने एक बार एसडीएफएस पे रख दिया और गलती से हमने दोबारा उसको कॉपी करके कंट्रोल वी मारा या फिर वो कमांड दे दिया, तो ये 100 MB की फाइल और आ गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि 100 MB की फाइल दो भाग में टूटेगी और 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 उसका रेप्लिकेशन फैक्टर 3 होगा तो 6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, गलती से अगर हम 2 कर दिए तो ये मिलके हो जाएगा 6 + 6 12। तो इस बात का ध्यान में हम लोग को रखना होगा कि हम लोग जो राइटिंग मैकेनिज्म लगा रहे हैं वो सही लगाएं, ठीक है। हमने तो कॉपी पेस्ट मारा एक बार और वो ब्लॉक साइज हो गया हमारा 12। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और हमें जो कंप्यूटेशन बनाना होता है, यानी हमें जो कोडिंग करनी होती है वो ऐसा कॉम्पैक्ट कोड या अच्छा हमारा कोड लिखना होता है ना, कोड लिखना होता है ताकि जो डेटा है हम लोग इधर उधर ना घूमें, ठीक है। हमें प्रिसाइज कोडिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो भी हम क्वेरी वेरी जो भी लिखते हैं, ग्रुप बाई करते हैं, ये क्वेरी लिखते हैं, मेनली हमारा ग्रुप बाई ही मेन रोल पे प्ले करता है इसमें, ठीक है। क्योंकि क्योंकि नहीं तो हाइव यूज करने का क्या मतलब है, राइट। हम जो सेलेक्ट क्वेरी जैसे लगा रहे हैं तो यही हमारा मेनली परफॉर्मेंस को ये करता है, इम्प्रूव करता है, सही क्वेरी, ऑप्टिमाइज क्वेरी। तो हम लोग जब भी मूव कंपटीशन कर रहे हैं वो हमारे प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब कि अगर मान लो कि हमें 2021 का डेटा चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो हम पिछले 10 साल का डेटा वो करके क्या करेंगे, हमें सिर्फ लास्ट के 2 इयर्स का डेटा चाहिए, राइट, 21 से 23 का। तो हमारे पास अगर मान लो कि पिछले 10 साल का डेटा है तो सारे डेटा को स्कैन क्यों करेंगे, हम लोग फिल्टर करके करेंगे, राइट, ठीक है। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेरी किस अनुसार हम लोग लिखें, राइट। तो वही ये बोल रहा है, मूव कंप्यूटेशन क्लोज टू डेटा, मतलब कि हमें ऐसी कोडिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारा कंप्यूटेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो डेटा के जो जो हमारे डेटा के क्लोज हो, और हमें हमारा अनावश्यक जो है वो हमारा
स्कैन ना करे, मतलब थ्रूपुट बढ़ाए, राइट, यही ये बोल रहा है और कुछ नहीं है। तो ये मैंने जैसे अभी बताया, ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया कि क्लाइंट जो है वो नेम नोड को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। नेम नोड क्या करेगा, नेम नोड क्या करेगा, इसको, ये देखो यहाँ क्लाइंट है, क्लाइंट जो है वो नेम नोड को रिक्वेस्ट करेगा कमांड के थ्रू कि भाई मुझे ये डेटा रीड करना है या राइट करना है। नेम नोड क्या करेगा, अपने मेटा डेटा डायरेक्टरी में देखेगा कि भाई तुमने जो कमांड हमें दिया है जिस फाइल के लिए, वो हमारे हमारे ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं हमारे उसमें। अगर करते हैं, मान लो कि रीड कर रहा है, अगर करते हैं तो ये क्या करेगा, क्लाइंट के पास वापस जाएगा और बोलेगा कि भाई इस लोकेशन पे तुम्हारा फाइल रखा हुआ है, जाके देख ले। तो मान लो कि ये क्लाइंट के पास इस लोकेशन पे भेजा, तो ये इस ब्लॉक्स में कांटेक्ट करेगा और ये डायरेक्ट रीड कर लेगा, ठीक है। सिमिलरली ये बोलेगा कि हाँ भाई खाली है, ये ब्लॉक खाली है, जाके रीड राइट कर ले, तो ये इस ब्लॉक पे राइट कर देगा, ठीक है, मतलब पुट कर देगा। तो ऐसे चलता है, समझ गए। और एप्लीकेशन ये सारा इंटरनली चलता है, हमारा काम है, क्लाइंट का काम है सिर्फ कमांड पास करना, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, हमने बता दिया जैसे सिंगल नेम नोड है हमारा, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सिंगल नोड का है और मल्टीपल डेटा नोड का है, मतलब एक नेम नोड और मल्टीपल डेटा नोड का है हडूप वन में, ठीक है। हडूप वन में ये की आर्किटेक्चर है, ये हमारा की आर्किटेक्चर है हडूप वन का। क्या है, सिंगल नेम नोड और मल्टीपल डेटा नोड। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है। तो बेसिक फंक्शन हमारा क्या हुआ, मैनेज और स्टोरेज डेटा नोड, ठीक है। रीड एंड राइट रिक्वेस्ट ऑन क्लाइंट, और ब्लॉक क्रिएशन डिलीशन रेप्लिकेशन ऑल आर बेस्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम नेम नोड, मतलब नेम नोड मेटा डायरेक्टरी है तो वही ब्लॉक क्रिएशन, डिलीशन और डिप्लीकेशन में इन्वॉल्व, ठीक है, ठीक है। अब ये ओरिजिनल, मैंने जैसे बताया ओरिजिनल एसडीएफएस डिजाइन क्या होता है, हमारा एक नेम नोड होता है, सिंगल नेम नोड, ठीक है। ये एसडीएफएस वन की मैं बात बता रहा हूँ, जब जब ये रिलीज हुआ था, ठीक है। सिंगल नेम नोड होता है और मल्टीपल डेटा नोड होता है। डेटा नोड हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नेम नोड एक ही होगा और इसके साथ एक सेकेंडरी नेम नोड होगा, ठीक है, बैकअप के लिए, ठीक है। लेकिन 2.0 में मल्टीपल मल्टीपल नेम नोड का कॉन्सेप्ट आया था, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हडूप 1.0 में हमारा क्या है, सिंगल नेम नोड और मल्टीपल डेटा नोड, इसीलिए इसको हडूप 1 को बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, SPOF। इसको मैं आने वाले क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो मैनेज स्टोर ब्लॉक्स ऑफ डेटा, ये कौन सा करता है, मैनेज स्टोरेज ब्लॉक्स ऑफ डेटा, ये कौन करता है, बताना, ये तीनों। ये ये पहला तो नेम नोट करता है। सिर्फ स्टोरेज मैनेज करता है ब्लॉक्स ऑफ डेटा, मैनेज स्टोरेज ब्लॉक ऑफ डेटा, मतलब मैनेज करना। तो ये क्या कर, कौन सा करेगा, नेम नोट करेगा, ठीक है, नेम क्योंकि ये मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेज है, स्टोरेज नहीं है, फिजिकली स्टोरेज नहीं है, मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो नेम। और दूसरा है सर्विंग रीड राइट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, ये कौन करेगा, जॉब ट्रैकर। जॉब ट्रैकर तो करेगा ही, लेकिन सर्विंग रीड राइट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, तो ये भी नेम नोड ही करेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में, हाँ ये जॉब ट्रैकर करेगा, ठीक है, करेक्ट, ये जॉब ट्रैकर करेगा, ठीक है। और वाया वाया नेम नोड करेगा, वाया वाया नेम। नेम नोड करेगा, मतलब करेगा तो जॉब ट्रैकर, लेकिन ये वाया नेम नोड करेगा, ठीक है। ब्लॉक क्रिएशन डिलीशन एंड रेप्लिकेशन, ये कौन करेगा, ये भी नेम नोड ही करेगा, ठीक है, ये भी नेम नोड ही करेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए कल से यहाँ से देखेंगे 2.0 क्या है, ठीक है। 2.0 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, मल्टीपल नेम नोड का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। अभी कल पहले बताएंगे,
कल जो है, कल मैं बताऊंगा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है, SPOF। ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है, ये देख लेना पड़ेगा, ये लिख लेना पड़ेगा टुमारो के लिए, टास्क के लिए। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है, FS इमेज एडिट लॉग्स, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, या FS इमेज बाद में भी बता सकता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, FS इमेज बाद में ही बताऊंगा, इसकी अभी जरूरत नहीं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है, ठीक है ये बताऊंगा। ठीक है, तो ये कल कल देखते हैं। ठीक है, ठीक। इसका वो टास्क शाम रात में ही होगा। हाँ टास्क रात में दे दो। ठीक।